Coming to next physical property, and that one is ionization enthalpy. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये टर्म पीरियोडिक टेबल में पहले फिर आ चुका था। अगर इसको हम लोग रिवाइज कर ले है क्या ये, तो ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को हम देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्या हुआ ये अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या यूज है इस एनर्जी का? टू रिमूव, क्या रिमूव करना है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड इन द केस ऑफ एल्कली मेटल, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लीस्ट। ठीक है, सब सारे एलिमेंट से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लीस्ट होगी लार्ज साइज होने के कारण। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ये लीस्ट होगी। वाई लीस्ट? ड्यू टू लार्ज साइज। तो बताइए लार्ज साइज होने से ऐसा क्या हुआ? जितना सारा साइज बड़ा होगा, सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियर पुल इलेक्ट्रॉन पे वीक हो जाएगा, तो हम कम से कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकते हैं। अब बात आती है इस एनर्जी का क्या होगा जब हम लोग अल्कली मेटल में लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ेंगे, तब डाउन ग्रुप आने पर क्या होगा? तो अगर हम लोग लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो नीचे आने पर भी तो हम लोग देख चुके हैं साइज क्या होता है, याद करें। साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस, और साइज जब इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर पुल जो है वो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर पुल कमजोर होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है, एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो क्या होने लगेगा? घट जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। तो लिथियम से सीजियम की तरफ आने पर आईपी की वैल्यू घटेगी। यानी ऑर्डर क्या होगा? लिथियम से सीजियम तक में आईपी की वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे ज्यादा आईपी की वैल्यू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड लास्टली सीजियम। ये आईपी का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट कमिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी। हाइड्रेशन एनर्जी ये क्या है? जब हम लोग किसी भी अल्कली मेटल को या फिर हम उसके सॉल्ट को, ठीक है, पानी में डालते हैं तो वो अल्कली मेटल्स के जो आयंस होंगे उसे पानी के मॉलिक्यूल अपने तरफ पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे। ठीक है, तो वो कुछ एनर्जी होगी और वो एनर्जी जो रिलीज होगी आयनिक कंपाउंड के डिसॉल्व होने से वाटर में, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रोजन एनर्जी। मतलब कि अल्कली मेटल का बना हुआ कोई भी सॉल्ट है या अल्कली मेटल को हमने पानी में डाला तो जो उसके आयंस थे वो उसके आयंस वाटर मॉलिक्यूल द्वारा घिर गए। जैसे Li पॉजिटिव है, इसको सभी तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने ऐसे घेर लिया। जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तब ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ने अपने तरफ कैप्चर कर लिया। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा छोटा होगा साइज आयन का, वो उतने ज्यादा न्यूक्लियर पुल उसका इफेक्टिव होगा, उसका न्यूक्लियर पुल उतना अच्छे से काम करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ घेर पाएगा। जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियर पुल इतना कमजोर हो जाएगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को घेर नहीं पाएगा। यानी कि अगर हम लोग Li पॉजिटिव आयन से सीजियम पॉजिटिव आयन तक की बात करते हैं तो इसकी स्मॉल साइज होगी, इसकी लार्ज साइज होगी, है ना। तो इसकी साइज स्मॉल होने के कारण ये ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ सराउंड कर पाएगा, यानी कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी इसकी लिथियम की, वो सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम लोग लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ते जाएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो घटते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। जितना छोटा साइज हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, जितना बड़ा साइज हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम। अब लिथियम पूरे अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रखता है, इसलिए मोस्टली इसके जो सॉल्ट होते हैं
वो कैसे होते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ये। पूरे अल्कली मेटल में से बस लिथियम ही ऐसा है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, बाकी और नहीं बना पाता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेस होती है, कम होती है। ठीक है।